हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और मेम्ब्रेन के कार्य, यानी मेम्ब्रेन के अंदर होने वाला परिवहन और मेम्ब्रेन के कार्य, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड फंक्शन। उसके अंदर अपन पढ़ते हैं आज निष्क्रिय, जो यानी कि पैसिव, जिसको निष्क्रिय परिवहन जिसको कहा जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन इन विच नो एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इस प्रकार का मूवमेंट किसी मॉलिक्यूल्स का जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होता है, इसके अंदर किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी। द मॉलिक्यूल्स मूव इन रेस्पॉन्ड टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सांद्रता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर वो मूव करता है। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, तो जो डिफ्यूजन है, विसरण है, वो किसी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होता है। ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है, विसरण। ठीक है ना, जो आप यहाँ डायग्राम के से समझाया गया है, जैसे 1 ड्रॉप ऑफ आपने इंक डाल दी मान लो पानी के अंदर, तो ये पानी क्या है, एक जिसके अंदर किसी प्रकार का कंसंट्रेशन नहीं था इसका, जैसे ही इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना, तो ये पूरा इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लोअर जो सॉल्वेंट है वो इसके अंदर कम है। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट है, तो ये हायर कंसनट्रेट है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कंसंट्रेशन नहीं है मान लो इंक की, तो ये इजीली इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह डिफ्यूजन, जो मूवमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, उसको क्या कहा जाता है? विसरण यानी डिफ्यूजन कहा जाता है। तो मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाला किसी मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट, जहाँ पर किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, यानी कि निष्क्रिय अधिगमन। नॉर्मली अपन उसकी बात करें, निष्क्रिय अभिगमन और सक्रिय अभिगमन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सक्रिय अभिगमन कहते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट को निष्क्रिय अभिगमन कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेलेक्टिव परमेबिलिटी, तो जो मेम्ब्रेन की प्रागम्यता है वो क्या है? चयन करते हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन के अंदर दसे हुए जो प्रोटीन होते हैं, अलाउ द सेल टू सेलेक्टिव अबाउट व्हाट पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन है, जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं, वो ये तय करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल्स झिल्ली से आर पार होगा या झिल्ली के अंदर से गुजरेगा। ठीक है, पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन। तो उसमें क्या है, ये प्रोटीन जो इंटीग्रल प्रोटीन है, जिसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटरसेक्ट प्रोटीन कहा जाता है, वो चैनल के रूप में काम करते हैं। वे पोलर इंटीरियर अलोंग ये पोलर मॉलिक्यूल्स, तो उसके अंदर जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, ठीक है ना, तो वो पोलर रीजन है, तो वो किसी पोलर ध्रुवीय कण को ही अलाउ करता है कि वो पास। कैरियर प्रोटीन, कैरियर ऐसे जो इंटीग्रल प्रोटीन है जो पर्टिकुलर विशेष कणों के साथ बाइंड होते हैं और फिर उसको पास करते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो फॉस्फोलिपिड्स की है, बनी हुई है, और फॉस्फोलिपिड्स में भी मिडल में क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो जो पदार्थ हाइड्रोफिलिक है तो वो पास नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो वो प्रोटीन उसको कैरी करके लेके जाता है अंदर की तरफ। तो इस प्रकार के जो पैसेज है, आवागमन है, अभिगमन है, उसको क्या कहा जाता है? फैसिलिटेट डिफ्यूजन कहा जाता है, सुविधाजनक विसरण जिसको कहा जाता है, जिसको प्रोटीन कैरी करके कोशिका के बाहर से अंदर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है ना, और चैनल्स प्रोटीन में आयोन चैनल्स भी हो सकते हैं और गेटेड चैनल्स भी हो सकते हैं। आयोन चैनल अलाउ द पैसेज ऑफ आयोन चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द वाटर। पानी के साथ जुड़े हुए जो आवेशित आयोन्स होते हैं, उसको वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को यदि कोशिका के अंदर पहुंचना है तो वो आयोन चैनल्स के थ्रू जाएंगे।
गेटेड चैनल्स जो भी इस इंटरग्रेटेड प्रोटीन के बने हुए होते हैं आर ओपन आर क्लोज इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये खुलते हैं और बंद होते हैं, ये इस प्रकार के बने हुए होते हैं। मैंने कहीं शायद समझाया भी होगा पहले किसी वीडियो में इस तरह के। और ये तभी ओपन और खुलते हैं जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर या इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर निर्भर करते हैं कि इनको कब खुलना है कब बंद होना है। ये ओपन आर क्लोज इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, द स्टिमुलाई मे बी केमिकल और इलेक्ट्रिकल। तो ये स्टिमुलाई रासायनिक और विद्युतिक हो सकती है, इलेक्ट्रिकल या केमिकल हो सकती है, जिसकी वजह से ये खुलते हैं और फिर वापस बंद हो जाते हैं। तो ये जो इंटरग्रेटेड प्रोटीन है वो इस प्रकार का कार्य करते हैं। सेलेक्टिव परमिलिटी के लिए उत्तरदायी है, चैनल्स का निर्माण करते हैं, कैरियर प्रोटीन के रूप में काम करते हैं, आयन चैनल्स के रूप में काम करते हैं और गेटेड चैनल्स के रूप में काम करते हैं। कैरियर पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो कैरियर प्रोटीन्स बाइंड टू द मॉलिक्यूल्स दे दैट दे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो कैरियर प्रोटीन है जो कैरी करते हैं तो वो किसी मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ते हैं और मेम्ब्रेन से आर पार होते हैं। फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ऐसे मूवमेंट्स को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए हाई टू लो कंसेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, जो क्या करते हैं ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूव करते हैं, किसकी सहायता से, कैरियर प्रोटीन की सहायता से। इज स्पेसिफिक, और ये विशेष प्रकार का परिवहन होता है और ये असक्रिय प्रकार का विघन होता है। सैचुरेटेड व्हेन द ऑल कैरियर्स आर ऑक्यूपाइज, और ये रुक तब जाएगा, सैचुरेटेड तब हो जाएगा जितने भी सारे भी कैरियर है वो सारे के सारे कुछ किसी न किसी काम में लग गए हैं, ऑक्यूपाइड हो गए, तो ये पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है, सुविधाजनक जो विसरण है, वो स्पेसिफिक होता है और पैसिव टाइप का होता है, और ये तब रुक जाता है जब सारे कैरियर प्रोटीन है वो कहीं न कहीं किसी न किसी काम में लग गए हैं या बिजी हो गए या ऑक्यूपाइड हो गए। पैसिव ट्रांसपोर्ट को यहाँ समझने की अपन कोशिश करते हैं इस स्लाइड के थ्रू। इन एन एक्वस सॉल्यूशन, यदि पानी का जो मिश्रण है उसके अंदर देखें तो वाटर क्या है, वो एज ए विलियन की तरह काम करता है, और उसके अंदर जितने भी घुले हुए जो पदार्थ होते हैं वो विल्ले की तरह काम करते हैं। सॉल्यूट इज ए विल्ले, सॉल्वेंट इज ए विलियन। Osmosis is the movement of water from an area of high to the low concentration of water। तो पानी का जो बहाव है वो यदि सॉल्यूट की तरफ होता है जहां पर क्या है पानी की सांद्रता कम है, तो इस प्रकार के प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होना उसकी ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, ठीक है ना। The movement of a solvent from their higher concentration to the lower concentration is known as osmosis। The movement of water towards an area of high solute concentration, तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर सोल्यूट का कंसेंट्रेशन यानी कि विलय का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, और जहाँ पर विलय का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर सोलवेंट का कंसेंट्रेशन कम है, तो उस तरफ सोलवेंट मूव कर जाता है। तो यहाँ पर अभी देखें तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरफ मूव कर गए, जिस तरफ सोल्यूट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा था, और यहाँ पर बीच में क्या है, ये सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। और वो जहाँ मूव करते हैं जहाँ सोल्यूट होते हैं लेकिन सोल्यूट के साथ सोलवेंट की सांद्रता कम होती है, उस तरफ वो सोलवेंट मूव करता है, तो उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट को दूसरी तरह से अपन समझने की कर, व्हेन द टू सॉल्यूशन हैव ए डिफरेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, एक दो मिश्रण को अपन देखें जिनके अंदर जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है, एक के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दूसरा हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको कहते हैं ऐसा मिश्रण जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है, और एक ऐसा मिश्रण जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है, यानी विलय ज्यादा है वो हाइपोटोनिक है, जिसके अंदर विलय कम है उस मिश्रण के अंदर वो हाइपोटोनिक है। तो
द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज ए हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो गया, यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूट की बात हुई तो हाइपरटोनिक इसको कहा जाएगा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसके अंदर विलेय की मात्रा ज़्यादा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको कहा जाएगा जिसके अंदर विलेय की सांद्रता कम है। ऑस्मोसिस उसको कहा जाता है मूव से वाटर थ्रू एक्वापोरिस टुवर्ड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो मतलब जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है उस तरफ पानी यदि मूव कर रहा है, एक्वापोरिस मतलब ऐसे छेद होते हैं जिसकी तरफ मेम्ब्रेन के थ्रू जो चयन परागमीयता मेम्ब्रेन है उसके थ्रू मूव करता है पानी, तो उन छिद्रों के द्वारा जब मूव करता है उसको एक्वापोरिन यहाँ कहा गया है। तो जहाँ पर आप ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर यदि सेल रख दी जाए तो सेल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ इसलिए जाएगी तो सेल के अंदर जो कोशिका के अंदर जो पानी है वो बाहर आ जाएगा। बाहर किस लिए आ जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ आ जाएगा क्योंकि वहाँ सॉल्यूट विलेय कम है, विलेय ज़्यादा है और जो सॉल्वेंट है वो कम है। तो ज़्यादा सॉल्वेंट है वो किस तरह मूव कर जाएगा, कम सॉल्वेंट की तरफ मूव कर जाएगा जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है। आइसोटोनिक मतलब बाहर भी वातावरण एक जैसा है और कोशिका के अंदर भी एक जैसा वातावरण है, तो वहाँ पर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा, तो सेल जैसी है वैसी रहेगी। और यदि उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाए तो कोशिका के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो जो सॉल्वेंट है वो बाहर से कोशिका के अंदर आ जाएगा और कोशिका क्या करेगी, फूल जाएगी और फूल के फट जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ समझाने की कोशिश की है कि भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोशिका को रखा गया तो कोशिका एजेटिज रहेगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोशिका को रखा गया तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोशिका को रखा जाए तो कोशिका फट जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये प्लांट और आरबीसी को यहाँ अलग अलग सॉल्यूशन में रख के देख के दर्शाया गया है, उसका फोटोग्राफ है ये। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिजम्स कैन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन ए डिफरेंट वेज। जो प्रासरण का बैलेंस है तो वो अलग अलग तरह से रखा जाता है। सम सेल्स आर एक्सट्रेशन इन विच वाटर इज इजेक्टेड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स। तो कुछ कोशिकाओं के अंदर क्या है कि यदि पानी की मात्रा उसके अंदर बढ़ जाती है तो संकुचन रिक्तिकाएं पाई जाती है, तो पानी को बैलेंस बनाए रखती है। आइसो Osmotic regulation involves keeping the cell isotonic with their environment। तो आइसोमेटिक रेगुलेशन पाया जाता है जिसकी वजह से वो कोशिकाएं अपने वातावरण के साथ आइसोटोनिक बनी हुई रहती है। प्लांट सेल्स आर द टर्जर प्रेशर। तो प्लांट सेल में क्या है, टर्जर प्रेशर पाया जाता है टू पुश द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल एंड कीप द सेल रिजिड। तो ये मतलब कोशिका अपने आप को मेंटेन करके रखती है कि वो ब्रस्ट नहीं हो, फट ना जाए। तो जो आपने यहाँ पिछले डायग्राम में देखा था, यहाँ जो ये प्लांट सेल है तो ये नॉर्मल इसके अंदर टर्जिडिटी पाई जाती है तो इसलिए ये ब्रस्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो टर्गर प्रेशर की उपस्थिति, ऑस्मोटिक रेगुलेशन और संकुचित रिक्तिकाओं की मौजूदगी होना कोशिका को बैलेंस रखता है, उसको मेंटेन रखता है, जिससे वो न तो ज़्यादा सिकुड़ पाती और न ही ज़्यादा फूल के भ्रष्ट हो जाए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी। तो जो सक्रिय अभिगमन है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मूव सब्सटेंस फ्रॉम ए लो टू हायर कंसंट्रेशन। तो इसको क्या करता है, कम सांद्रता से फ्रॉम लो टू हायर सांद्रता की तरफ सब्सटेंस को धकेला जाता है उस पदार्थ को, तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है। रिक्वायर्स द यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन, जिसके लिए कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। कैरियर प्रोटीन यूज इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंक्लूड यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर। मूव वन मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम। यूनिपोर्टर मतलब एक ही पदार्थ को एक ही बार अभिगमन करवाते हैं। सिम्पोर्टर मूव टू मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दो ही पदार्थ को एक ही तरफ लेके जाना, तो सिम्पोर्टर। एंटीपोर्टर मतलब एक पदार्थ अंदर की तरफ दूसरा पदार्थ बाहर की तरफ ले जा रहा है, तो वो क्या रहेगा, एंटीपोर्टर टाइप। सिम्पोर्टर एक साथ, यूनिपोर्टर एक ही पदार्थ को एक ही तरफ ले जाना, एंटीपोर्टर दो पदार्थ को एक पदार्थ
दोनों पदार्थ एक दूसरे के अपोजिट की तरफ मूवमेंट करता है तो वो एंटीपोर्टर कहलाता है। तो इसके लिए अभिगमन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो कैरियर प्रोटीन कैरी करते हैं उसको कम सांद्रता से हायर सांद्रता की तरफ लेके जाते हैं, कम से ज्यादा सांद्रता की तरफ किसी पदार्थ को लेके जाना, तो वो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना उसका अभिगमन है वो सक्रिय अभिगमन इसी के थ्रू हो पाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये भी एक एक्टिव सक्रिय अभिगमन की एक मैकेनिज्म है। यूजेस एन एंटीपोर्टर टू मूव, तो ये एंटीपोर्टर है, मतलब एक ही समय पर, जैसे एक ही समय पर एक ये जैसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो एंटीपोर्टर मूवमेंट मतलब एक ही समय पर एक आता है दूसरा जाता है। तो ये मूव 3 सोडियम आउट ऑफ द सेल, तो ये क्या करेंगे, 3 जो सोडियम के मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ जाएंगे और 2 जो पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ आएंगे। तो इसको एंटीपोर्टर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट कहा गया है। एटीपी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, एटीपी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ये एटीपी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम 3 सोडियम के मॉलिक्यूल से वो बाहर जा रहे हैं, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं एक ही समय पर, तो ये कहलाएगा एंटीपोर्टर टाइप। एक ही मॉलिक्यूल से बाहर की तरफ अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो वो यूनिपोर्टर कहलाएगा। और दोनों ही मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, दोनों ही मॉलिक्यूल्स के अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो इस प्रकार का जो मूवमेंट है वो सिम्पोर्टर कहलाएगा। द एफिनिटी ऑफ द कैरियर प्रोटीन फॉर द आइदर सोडियम या पर पोटेशियम चेंजेस सो द आयंस कैन बी कैरिड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जो एफिनिटी है, मतलब उसके साथ बंधुता है कैरियर प्रोटीन के साथ जो सोडियम की और पोटेशियम की, वो बदलती रहती है। सो द आयंस कैन बी कैरिड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो जब बदलती रहती है जिसकी वजह से क्या है, जो आयंस है वो मेम्ब्रेन से आर पार हो पाते हैं। द एफिनिटी ऑफ द कैरियर प्रोटीन फॉर द आइदर सोडियम एंड पोटेशियम चेंजेस, इसी वजह से आयन कैरी कर पाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो यहाँ डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ए प्रोटीन ट्रिगर्स चेंज बैक टू द ओरिजिनल कन्फर्मेशन विथ ए लो एफिनिटी ऑफ पोटेशियम एंड डिफ्यूज इनटू द सेल एंड सेल साइकिल रिपीट्स। तो यहाँ पर डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, ठीक है ना, एक फॉस्फोराइलेशन होता है और एक डीफॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का जुड़ना और डीफॉस्फोराइलेशन फॉस्फेट का टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो dephosphorylation of protein triggers change back to the original conformation with the low affinity of potassium and potassium diffuse into the cell। तो ये पहले जो है इसका शेप है, ठीक है ना, तो वो पोटेशियम इसके साथ जुड़ा हुआ था। जैसे ही डीफॉस्फोराइलेशन आया तो ये पोटेशियम को छोड़ देता है और पोटेशियम डिफ्यूज हो जाता है सेल के अंदर, ठीक है ना। तो इस फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन के थ्रू ये जो पोटेशियम है और ये जो जितने मॉलिक्यूल्स है वो कैरी होते हैं कोशिका से, कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। कैरियर्स इन मेम्ब्रेन्स बाइंड्स इंट्रासेलुलर सोडियम, जो आंतरिक जो सोडियम है वो कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ गया। तो यहाँ से अपन नंबर 1 से यहाँ से अपन समझने की कोशिश करते हैं। कैरियर प्रोटीन इन मेम्ब्रेन्स बाइंड इंट्रासेलुलर सोडियम, जो ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है ना, जो इंटरकेलर प्रोटीन है, या अपन का इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कैरियर प्रोटीन की तरफ काम कर रहा है। जो आंतरिक जो सोडियम था वो इसके साथ अटैच्ड हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ क्योंकि एटीपी ब्रेक डाउन हुई और एडीपी में कन्वर्ट हुई, और यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हुआ जिस वजह से ये सोडियम जो कैरियर प्रोटीन है उसके साथ जुड़ पाया। और phosphorylation cause conformation changes in the protein reducing its affinity for sodium। तो जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है ना, पहले तो सोडियम जुड़ा और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ तो इस प्रोटीन के अंदर किसी भी प्रकार का आकारिक के रूप से बदलाव आ गया। तो बदलाव आने की वजह से क्या किया, इसने सोडियम को छोड़ दिया, ठीक है ना, और वो सोडियम बाहर की तरफ डिफ्यूज हो गया,
ठीक है, कन्फर्मेशन चेंजेस हो गया इसलिए सोडियम उसके साथ जुड़ नहीं सकता, ठीक है ना। दिस कन्फर्मेशन हैज हायर एफिनिटी, और जैसे ही इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंजेस हुआ, इसके आकार में चेंजेस हुआ, तो इसकी एफिनिटी किसके साथ बढ़ गई, सोडियम के बजाय पोटेशियम के साथ बढ़ गई। द कन्फर्मेशन हैज हायर एफिनिटी विद द पोटेशियम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, बाहर की तरफ जो जो पोटेशियम मौजूद है वो आके कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ गए, ठीक है, ठीक है ना। ये जैसे क्योंकि कन्फर्मेशन चेंजेस हो गया तो सोडियम इसके साथ जुड़ नहीं सकता, क्योंकि जो इसका कन्फर्मेशन चेंजेस है जिसके साथ सोडियम बाइंड नहीं हो सकता, तो इस कैरियर प्रोटीन की जो बंधुता है वो किसके साथ बढ़ गई, पोटेशियम के साथ बढ़ गई। तो जैसे ही पोटेशियम के साथ बाइंड हुआ तो इसके अंदर क्या, द बाइंडिंग ऑफ पोटेशियम कोज डीफॉस्फोरिलेशन, जिससे जैसे ही जुड़ा तो डीफॉस्फोरिलेशन हो गया, ठीक है ना। और डी जैसे ही फॉस्फोरिलेशन हुआ, डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ प्रोटीन ट्रिगर्स द चेंजेस बैक टू द ओरिजिन, जैसे ही डीफॉस्फोरिलेशन हुआ तो फिर वापस कन्फर्मेशन चेंजेस हो गया, तो जो पोटेशियम है वो फिर डिफ्यूज होके अंदर की तरफ आंतरिक मेम्ब्रेन के अंदर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो अंदर का मॉलिक्यूल्स है वो बाहर जाता है और जो बाहर का मॉलिक्यूल्स है वो अंदर जाता है। फास्फोराइलेशन, एटीपी का फास्फोराइलेशन होना और एडीपी का फास्फोराइलेशन होना और एटीपी का डीफॉस्फोराइलेशन होना, यानी कि एटीपी से फास्फोर टूट के अलग होना, एडीपी बनना और एडीपी से वापस एटीपी बनना। तो उस आधार पे जो कैरियर प्रोटीन है उसके अंदर बदलाव होता है और उसकी बंधुता कभी अच्छी पोटेशियम के साथ रहती है, कभी अच्छी सोडियम के साथ रहती है, वो फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन के ऊपर निर्भर करती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कपल ट्रांसपोर्ट यूजेस द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द मॉलिक्यूल्स मूव्स बाय द डिफ्यूजन टू सप्लाई एनर्जी टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ए डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो ये एनर्जी इनको आवश्यकता पड़ती है व्हेन ए मॉलिक्यूल्स जो कि डिफ्यूजन की तरह मूव करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, सक्रिय अभिगमन में, ठीक है ना। ए सिम्पोर्टर इज यूज्ड, सिम्पोर्टर मतलब एक ही समय पर दोनों मॉलिक्यूल्स का अंदर आना और या दोनों का बाहर जाना। ग्लूकोज सोडियम सिम्पोर्टर कैप्चर द एनर्जी, जैसे सोडियम, ठीक है, जैसे अंदर से सोडियम और अंदर से ही ग्लूकोज दोनों एक साथ बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए सिम्पोर्टर चाहिए। कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम ए सोडियम डिफ्यूजन टू मूव ग्लूकोज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये अगेंस्ट मतलब हायर कंसंट्रेशन होते हुए भी उस तरफ यदि सोडियम क्या कहते हैं ग्लूकोज मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सोडियम के साथ मूव करता है, तो इस वजह से इसको सिम्पोर्टर कहा गया है। तो यहाँ डायग्राम से यहाँ समझेंगे, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे भी ये सोडियम है, ये बाहर की तरफ है, मान लो सोडियम, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज दोनों कपल ट्रांसपोर्ट हो गया, सिम्पोर्टर दोनों जुड़े और दोनों एक साथ अंदर क्या आ गया, सोडियम भी आ गया, ग्लूकोज भी आ गया, तो ये सिम्पोर्टर मूवमेंट है, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज तो अपन ने समझ ली थी कि भाई सोडियम जुड़ा, फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है ना, और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंजेस हुआ, इसने सोडियम को छोड़ दिया और इसकी एफिनिटी पोटेशियम के साथ अच्छी हो गई, और जैसे ही डीफॉस्फोरिलेशन हुआ तो फिर वापस कन्फर्मेशन चेंजेस हुआ तो पोटेशियम अंदर आ गया और डीफॉस्फोरिलेशन हो गया, तो सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर हो गया, और जैसे ही सोडियम बाहर हुआ तो फिर सिम्पोर्टर बना और ये ग्लूकोज के साथ अंदर आया, तो ग्लूकोज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर की तरफ आता है, तो ये सिम्पोर्टर है और ये एंटीपोर्टर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर एंटीपोर्टर की तरह मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर सिम्पोर्टर की तरह मूवमेंट हो रहा है, एक साथ दोनों मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आ रहे हैं तो सिम्पोर्टर है, एक ही समय पर एक मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहा है एक मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहा है तो वो एंटीपोर्टर। बल्क ट्रांसपोर्ट, the bulk transport of a substance is accomplished by the endocytosis और exocytosis। exocytosis endocytosis भी अपन ने कहीं कहीं शायद चर्चा की थी। the movement of a substance into the cells, कोशिका के अंदर की तरफ किसी पदार्थ का आना, तो वो क्या कहलाएगा, एंडोसाइटोसिस। किसी भी पदार्थ का कोशिका से बाहर निकलना, एग्जिस्ट होना, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। एंडोसाइटिस occurs when the plasma membrane involves food particles and liquids। लिक्विड्स करती है, फूड पार्टिकल्स करती है तो फेगोसाइटोसिस है, यदि लिक्विड करती है तो पिनोकोसाइटोसिस है, यदि इनगल्फ कर रहा है, कोशिका खुद कुछ ग्रहण कर रही है, ठीक है ना, सॉलिड के रूप में तो फेगोसाइटोसिस है, तरल पदार्थ के रूप में कर रही है तो पिनेकोसाइटोसिस है। इफ द सेल टेक्स इन ओनली इन फ्लूइड, इफ द सेल टेक्स ए पर्टिकुलर मैटर एज ए सॉलिड यानी कि ठोस के रूप में तो फेगोसाइटोसिस है, यदि लिक्विड के रूप में वो ग्रहण कर रही है तो पिनेकोसाइटोसिस है।
रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कुछ ऐसी होती हैं जिसको ग्राही के द्वारा ही वो सेल अंदर की तरफ ग्रहण करती है, तो उसको रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटिस का स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स आर टेकन इन आफ्टर द बाइंड टू द रिसेप्टर। तो जो ग्राही है रिसेप्टर है कोशिका की सतह पर पाए जाते हैं, उसके जुड़ने के साथ कोई पदार्थ है सेल के अंदर आता है, तो उस प्रकार को रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको इंगल्फ किया, खाया, तो ये फैगोसाइटोसिस हो गया। और ये यहाँ पर ये क्या होगा, फिर फूड वैक्यूल का निर्माण होगा, फूड वैक्यूल्स बनेगा, या फिर ये आके जाके इसको डाइजेस्ट किया जाता है, ये रेसिड्यूल और लाइसोसोम में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, और ये सोल्यूट है यदि, ठीक है ना। तो ये फैगोसाइटोसिस को यहाँ पर समझाया गया है कि भाई ये कोशिका कैसे सॉलिड और लिक्विड को कैसे ग्रहण करती है। तो पेनेकोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, यदि किसी ठोस पदार्थ को ग्रहण करती है तो फैगोसाइटोसिस, यदि वो किसी लिक्विड को ग्रहण कर रही है तो वो पेनेकोसाइटोसिस कहलाएगा। टारगेट मॉलिक्यूल्स, यदि रिसेप्टर मीडिएटेड जो ट्रांसपोर्ट होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ग्राही है, जो ग्राही कौन होंगे सेल सरफेस में, ग्लाइकोप्रोटीन होगा या ग्लाइकोलिपिड्स होंगे, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स इसको कोट करते हैं, फिर ये इसको अंदर की तरफ लेके जाते हैं कोटेड वेसिकल्स के रूप में। तो ये क्या कहलाएगा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क मतलब बहुत सारा एक साथ का परिवहन होना, बहुत सारी चीजों का एक साथ परिवहन होता है, उसको कहा जाएगा बल्क ट्रांसपोर्ट, एक बल्क के रूप में ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है ना। तो ये स्लाइड में आप ये देख रहे हैं, बहुत सारा मटेरियल एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। थैंक यू। इस टॉपिक को, ये जो ट्रांसपोर्ट और फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, वो आज यही खत्म होता है।